तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी कॉमर्स ऑप्शन। और आई होप आप सभी ने पहली दो वीडियोस देख ली होंगी जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सिस्टम, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन द प्रोसेस। और इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरनल कंपोनेंट्स के ऊपर लिमिटेड नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिसीजंस हैं और स्ट्रक्चर है वो हमारा डिपेंड करता है उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर। हमने ये बताया था कि एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो इतनी पोटेंशियल जो है वो उसके अंदर रखता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिसीजन है, प्लानिंग है, उसको इम्पैक्ट जो है वो कर सकता है। लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है उसके कितने टाइप्स जो है वो होते हैं। और ये हमने इसीलिए पढ़ा था क्योंकि यूपीएससी कई बार ये पूछ चुका है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के टाइप ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है क्या होते हैं। ठीक है, तो लास्ट अभी 2025 में भी ये पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन वो कौन कौन से हैं। तो इस वजह से ये चैप्टर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यही नहीं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें काफी सारे सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कैसी स्ट्रक्चर जो है वो रखना चाहिए, कैसी स्ट्रैटेजी जो है वो रखनी चाहिए ताकि वो इस पर्टिकुलर जो अनस्टेबल एनवायरनमेंट है उसके साथ जो है वो डील कर सके। तो इसके चलते हमने तीन टाइप ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो पढ़े थे। एक इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हमने दो टाइप ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ा था, दैट इज द टास्क एनवायरनमेंट एंड द जनरल एनवायरनमेंट। जिसके अंदर हमने ये देखा था कि टास्क एनवायरनमेंट जो है वो स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो इम्पैक्ट करता है। वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस को एक जैसा इम्पैक्ट जो है वो नहीं करता है। लेकिन वही हमने देखा था कि एक जनरल एनवायरनमेंट जो है वो सारी ही ऑर्गेनाइजेशंस को इक्वली इम्पैक्ट जो है वो करता है। तो उसको हमें स्टडी करना जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है आज के सेशन का कि हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को पढ़ना जो है वो क्यों इतना जरूरी हो गया है। तो अगर हम प्रेजेंट टाइम ऑफ एनवायरनमेंट देखें, अगर हम अपने आसपास की दुनिया देखें आज की एज एन ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज का एनवायरनमेंट इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करना है, ग्रोथ करना है, तो उसको अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करना ही पड़ेगा। और इस वजह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो गया है। चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो राइज ऑफ एआई हो, चाहे वो कोविड-19 का इम्पैक्ट हो, या फिर वो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो, इन सभी को ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो स्टडी करना पड़ता है ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपडेट कर सके, अडेप्ट कर सके उस पर्टिकुलर चेंज के हिसाब से। और अगर वो उस चेंज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अडेप्ट नहीं करती है तो वही हाल होता है जो नोकिया का हुआ था। और नोकिया भी इसी वजह से सरवाइव नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बावजूद भी इसको वो अडेप्ट जो है वो नहीं कर पाए। तो इसी वजह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहीं से हमारी निकल के आती है कंटिंजेंसी थ्योरी। कंटिंजेंसी थ्योरी की अगर हम बात करें तो बर्न्स एंड स्टॉकर के द्वारा जो है वो दी गई। बर्न्स एंड स्टॉकर के द्वारा ये क्या बताया गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर उसे काम करना है तो उसको अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना होगा बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो दो टाइप का हो सकता है। एक हमारा स्टेबल एनवायरनमेंट हो सकता है, एक हमारा अनस्टेबल एनवायरनमेंट जो है वो हो सकता है। तो स्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो हमारा एक मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करती है। मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक मैकेनाइज्ड वे में उनका पूरा प्रोसेस जो है वो रहता है। मैकेनाइज्ड वे का मतलब है कि जितने भी रूल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो हमारी प्री डिफाइंड होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है और सभी को ये पहले से बता दिया जाता है कि आपको ये काम जो है करना होगा। यानी कि एक हायरार्किकल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर फॉलो करते हैं। और ये हम तभी फॉलो कर सकते हैं अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक स्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रही है। तो अगर हम पास्ट टाइम्स की बात करें तो एनवायरनमेंट हमारा स्टेबल रहता था। इतने ज्यादा चेंजेस जो आज देखने को मिल रहे हैं वो पहले नहीं देखने को मिलते थे।
और इसी वजह से पहले हम मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉलो करते थे। तो इसी वजह से कंटिंजेंसी थ्योरी के अंदर ये बोला गया कि अगर इन्वायरमेंट जो है वो हमारा स्टेबल की बजाय अनस्टेबल इन्वायरमेंट जो है वो हमारा प्रेजेंटली है, तो उस टाइम पे हम मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर को हटा के हम एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करेंगे। और अगर हम एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं तो उसके फीचर्स कुछ ऐसे होंगे कि उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारा हायरार्की की बजाय फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉलो करेंगे। उसके अंदर रूल्स भी जो है वो इतने रिजिड नहीं होंगे और धीरे धीरे उसके अंदर ऐसे चेंजेस जो है वो लेके आए जाएंगे ताकि वो आज के एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को जो है वो अडेप्ट कर सके। और इसके चलते ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर को कंटिंजेंसी थ्योरी के बेसिस पे चेंज जो है वो करती है। स्टेबल एनवायरनमेंट और अनस्टेबल एनवायरनमेंट के बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर को डिसाइड करती है। तो यही इसी वजह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट जो है वो हो जाता है, क्योंकि कंटिंजेंसी थ्योरी हमें बताती है कि दो टाइप ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, एक स्टेबल एनवायरनमेंट है और एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट है। और उसके ऊपर हमारी डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होगा। उसी के बेसिस पे वो अपने प्लान्स डिजाइंस एंड ह्यूमन सिस्टम को जो है वो चेंज करती है। ये हमें एनवायरनमेंट की जो है वो बताता है कि वो एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी चेंजेस आने वाले हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक थ्रेट साबित होगा या फिर एक अपॉर्चुनिटी जो है वो साबित होगा। तो अगर वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को इजीली स्कैन कर पा रहा है, अपनी इंटेलिजेंस को यूज कर पा रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ही चेंज जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और वहीं अगर उस पर्टिकुलर चेंज को ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसको इंटेलिजेंस के साथ जो है वो हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो वही चेंज जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट जो है वो साबित हो। तो इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जो है वो इंटेलिजेंटली हमें उसको स्कैन करना होगा ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को बेटर अडेप्ट जो है वो कर सके प्रेजेंट स्टाइल के अकॉर्डिंगली। अब इसके अंदर कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स आ जाते हैं जो कि हम अपने आंसर के अंदर कोट कर सकते हैं। लाइक अगर हम नेटफ्लिक्स देखें तो नेटफ्लिक्स क्या होता था, पहले क्या हुआ था उसके अंदर कि वो डीवीडीज जो है वो यूज करते थे अपनी जो भी मूवीज है या शोज है उनको डीवीडीज के थ्रू जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि काफी ज्यादा इंटरटेनमेंट स्ट्रीमिंग के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो उन लोगों ने शिफ्ट कर दिया ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ। अगर वो ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट नहीं करते तो नेटफ्लिक्स जो आज एक इतनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है वो ना बन पाती। तो इसी वजह से हमें पता लगता है कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम इजीली आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसी की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ग्लोबली एक्सपैंड कर पा रही हैं। ठीक है, यही अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स पहले नॉर्मल जो पेट्रोल या डीजल ऑटोमोबाइल्स है उनके लिए जो है जानी जाती है, लेकिन प्रेजेंटली टाटा ने अपनी ऑटोमोबाइल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी जो है वो एक नया मॉडल जो है वो लेके आए। तो अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल्स नहीं लाते तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उस लेवल की ग्रो नहीं कर पाती जिस लेवल की वो आज ग्रो कर रहे हैं। यानी कि वो प्रेजेंट जो डिमांड्स हैं उनके साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बहुत ही इंटेलिजेंटली स्कैन किया है बेस्ड ऑन द रिसर्च, और उसके ही बेसिस पे वो अपने चेंजेस जो है वो लेके आए हैं। और जब वो चेंजेस लेके आए हैं तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। इसी वजह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करना इतना इम्पोर्टेंट जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है और फेलियर है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट के ऊपर। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जा चुका है। तो इसी के अंदर हम ये एग्जांपल्स जो है वो दे सकते हैं कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, टाटा मोटर्स हो गए, उन्होंने अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जो है वो स्कैन किया और उसके बेसिस पे अपने सर्वाइवल एंड ग्रोथ को जो है वो फिक्स जो है वो उन्होंने कर। वहीं नोकिया जो है वो फेल कर गई क्योंकि उन्होंने अपने एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडैप्ट जो है वो नहीं किया। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम अपने आंसर के अंदर अगर हम लिखेंगे तो हमें एक एक्स्ट्रा एज जो है वो मिलेगा और बच्चों से, और हमें 150 मार्क्स के जो पार्ट है हम उस पर
जल्दी से जो है वो पहुंच जाएंगे। देन नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज द एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी। तो एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी क्या है? अब ये जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है वो प्रेडिक्टेबल भी हो सकता है, वो एक अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकता है, और वो डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर मैनेजर के ऊपर जो कि उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जो है वो नाप रहा है, स्कैन कर रहा है। उस पर्टिकुलर डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना वो स्कैन जो है वो कर पा रहा है। तो इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी क्या होगी कि अगर वो मैनेजर जो है वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को स्कैन कर पा रहा है, तो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को हम बोलेंगे दैट इज द स्टेबल एनवायरमेंट। और वहीं अगर वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को जो है वो हमारा स्कैन नहीं कर पा रहा है, तो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को हम बोलेंगे दैट इज द अनस्टेबल एनवायरमेंट। तो इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी क्या है? वो एक डिग्री है जिस बेसिस पे मैनेजर जो है वो इन्वायरमेंट को स्कैन कर पा रहा है, कितना स्कैन कर पा रहा है, किस लेवल तक स्कैन कर पा रहा है। अगर वो स्कैन कर पा रहा है यानी कि इन्वायरमेंट स्टेबल है, और अगर वो स्कैन नहीं कर पा रहा है तो वो इन्वायरमेंट जो है वो हमारा अनस्टेबल जो है वो रहता है। जब हमारा इन्वायरमेंट जो है वो स्टेबल रहता है तो उस केस के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी प्लानिंग को लॉन्ग टर्म रखती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इन फ्यूचर क्या डिमांड जो है वो रहने वाली है, क्या प्राइसिंग डिसीजन जो है वो उनके रहेंगे, कितने लोग जो है वो उनके प्रोडक्ट को डिमांड करेंगे। तो इस बेसिस पे वो अपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो करते हैं। जो भी प्रोसीजर्स होता है, उनका जो भी काम होता है, वो सभी जो है वो स्टैंडर्ड रहता है, और अपनी रूटीन एक्टिविटीज को जो है वो डोमिनेट करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है, उनको इसमें चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारी जो LIC की कंपनी है, LIC जो है वो एक बहुत ही बड़ी हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, और उसने बहुत बड़ा शेयर जो है वो हमारा मार्केट का एक्वायर किया हुआ है, जिसकी वजह से उसको पता है कि उसका एनवायरनमेंट जो है वो काफी ज्यादा स्टेबल है। और क्योंकि वो एनवायरनमेंट स्टेबल है तो उन सभी की जो भी एक्टिविटीज है, वो रूटीन एक्टिविटीज या रूल्स जो है वो एक एक जैसे ही जो है वो फॉलो करते हैं, और उसके अंदर वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग को जो है वो प्रेफर करते हैं। वहीं अगर हम अनस्टेबल एनवायरनमेंट के बारे में देखें तो अनस्टेबल एनवायरनमेंट अगर मैनेजर के द्वारा ये आइडेंटिफाई किया गया है कि वो इतने ज्यादा चेंजेस को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, उसको नहीं पता कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो तब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर को जो है वो फोकस करता है। वो सोचता है कि अपने स्ट्रक्चर को अगर हम फ्लेक्सिबल रखेंगे तो इजीली जो भी आने वाले चेंजेस हैं उनके साथ अपने आप को अडैप्ट कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे रिजिडिटी जो है वो काम नहीं आएगी, जो भी हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स हैं वो काम नहीं आएंगे। तो इसी वजह से वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं, और साथ ही में शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी जो है वो फॉलो करते हैं। तो करंटली इसके अंदर हम एग्जांपल देख सकते हैं जो भी स्टार्टअप्स हैं या फिर ओपन एआई जैसी कंपनीज हैं, जो कि पता है उनको कि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स लाइक क्लॉड वगैरह जो है वो हमारे पास आने वाले हैं, और इसी वजह से वो रेगुलरली अपने जो भी एप्स हैं उनको अपडेट कर रहे हैं, नए नए फीचर्स जो है वो लेके आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो प्रीवियस मॉडल है वो बहुत जल्दी जो है वो पुराना हो जाएगा। तो इसी वजह से वो लोग एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, और इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा बेहतर जो है वो बनाएं। तो नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो डंकन फ्रेमवर्क के द्वारा जो है तो दिया गया है। डंकन के द्वारा एक कॉम्प्लेक्सिटी और स्टेबिलिटी के बेसिस पे ये आइडेंटिफाई किया गया है कि किन किन एनवायरनमेंट के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन को डील करना पड़ सकता है। ठीक, कॉम्प्लेक्सिटी लो होगी या फिर स्टेबिलिटी होगी, कॉम्प्लेक्सिटी हाई होगी या फिर डायनामिसिटी होगी। तो इसके बेसिस पे एक मैट्रिक्स जो है वो बनाई गई है, और उन्होंने 4 टाइप ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो आइडेंटिफाई जो है वो किए गए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो एनवायरनमेंट है वो आता है दैट इज द कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट। कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो नहीं, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हाई रहेगी लेकिन स्टेबल रहेगा। उसका जो इनसाइड के एलिमेंट्स है वो हमारे स्टेबल रहेंगे। जितने भी फैक्टर्स उसको इम्पैक्ट करेंगे उनको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इजीली प्रेडिक्ट कर पाएगी कि वो कैसे जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को जो है वो इम्पैक्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पे एलिमेंट्स काफी ज्यादा होंगे, लेकिन उन एलिमेंट्स का क्या इम्पैक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होने वाला है वो हमारे प्रेडिक्टेबल रहेंगे, और उस प्रेडिक्शन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी होगी वो इतनी ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो नहीं होगी, उसको वो इजीली जो है वो चेंज कर पाएंगे। तो दैट इज द कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो इसरो
और या फिर डिफेंस की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो आती है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि काफी सारे फैक्टर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इतने सारे टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस वगैरह जो है वो आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सैटेलाइट की जो फॉर्मेशन है या सैटेलाइट को जो भी लॉन्च करने की स्ट्रैटेजी है वो काफी ज्यादा जल्दी जो है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन स्टेबल स्टेबल क्यों है? क्योंकि उनका मोटिव जो है वो सेम रहेगा। उनको अपनी जो भी इनोवेशंस वगैरह लेके आने हैं, उनका फोकस जो है वो स्पेस मिशंस के ऊपर रहेगा। उससे ज्यादा वो एक्सपैंड जो है वो नहीं करेंगे। तो इसी वजह से इन्वायरमेंट जो है वो उनका स्टेबल है, लेकिन फैक्टर्स जो है वो काफी सारे हैं। लेकिन साथ ही साथ वो फैक्टर्स जो है वो प्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल नहीं। देन नेक्स्ट आता है दैट इज द टर्बुलेंट एनवायरनमेंट। टर्बुलेंट एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी हाई होती है और डायनेमिसिटी भी जो है वो हाई रहती है, यानी कि जो भी फैक्टर्स हैं वो बहुत सारे हैं और वो फैक्टर्स जो है अनप्रेडिक्टेबल है। लाइक एआई इंडस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारी डिफरेंट एप्स जो है वो हमारी लाई जा रही है, लाइक जेमिनी, क्लॉड और ओपन एआई। तो इन सभी को ये सारी एप्स जो है क्यों आ रही है? वो इसीलिए आ रही है क्योंकि रोज रोज नए नए लैंग्वेज मॉडल्स जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं। वो लैंग्वेज मॉडल्स जो वो डेवलप कर रहे हैं उसके बेसिस पे वो न्यू फीचर्स जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमें नहीं पता है कि आगे एआई जो है वो और क्या क्या कर पाएगा। वो काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो उसके अंदर उसके साथ जुड़े हुए हैं जिसको हम प्रेडिक्ट जो है वो नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से एनवायरमेंट जो है वो हमारा प्रेजेंटली टर्बुलेंट एनवायरनमेंट जो है माना जाता है। देन नेक्स्ट आता है दैट इज सिंपल एनवायरनमेंट। सिंपल एनवायरनमेंट के अंदर गौतम जी के द्वारा ये बोला गया कि इसके अंदर जो फैक्टर्स होंगे वो बहुत ही सीधे होंगे और साथ ही साथ वो प्रेडिक्टेबल भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक किराना स्टोर, अगर हम एक लोकल किराना स्टोर देखें तो उनको पता होता है कि लोग जो है वो क्या डिमांड कर रहे हैं और उन पर्टिकुलर डिमांड के ऊपर वो अपने सामान को जो है वो एक्सपैंड कर लेते हैं। तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल है और लिमिटेड नंबर ऑफ डिमांड्स हैं जिनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, एंड इसी वजह से उस एनवायरनमेंट को सिंपल एनवायरनमेंट जो है वो होता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज रिएक्टिव एनवायरनमेंट। रिएक्टिव एनवायरनमेंट के अंदर फैक्टर्स जो है वो कम है, लेकिन उन फैक्टर्स को प्रेडिक्ट करना जो है वो इम्पॉसिबल नहीं, थोड़ा मुश्किल। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम एग्जांपल देखें फैशन इंडस्ट्री का कि एग्जैक्टली कौन से डिजाइन जो हैं वो बाद में डिमांड किए जाएंगे। आज एक डिजाइन चल रहा है जींस का, कल कोई और डिजाइन जो है वो किया जाएगा। तो इसी वजह से ये इन्वायरमेंट जो है वो हमारा रिएक्ट करता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज द इन्वायरमेंटल इंटेलिजेंस कि कितने टाइप ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, रिएक्टिव एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह। तो अब इस एनवायरनमेंट को स्कैन करना जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया है। अब इस एनवायरनमेंट को अगर हम स्कैन करना है तो हम क्या प्रोसीजर जो है वो फॉलो कर सकते हैं ताकि इस एनवायरनमेंट को हम इजीली जो है वो स्कैन कर सकें। और इस एनवायरनमेंट को स्कैन इसीलिए करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने डिसीजंस को अकॉर्डिंग टू दी एनवायरनमेंट जो है वो ले सके और रिस्क को जो है वो रिड्यूस कर सके। तो इस एनवायरनमेंट को स्कैन करने के लिए दो मेथड्स जो है वो हमारे रहते हैं। एक हमारा इंटरनल मेथड रहता है और एक हमारा एक्सटर्नल मेथड जो है वो रहता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इंटरनल मेथड की अगर हम बात करें तो जो भी इंटरनल रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह एक ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद इंडिपेंडेंट रह के अपने रिसर्च वर्क कर रही है तो वो हमारे इंटरनल प्रोसीजर के अंदर जो है वो आता है। वहीं कुछ एक्सटर्नल रिपोर्ट्स वगैरह भी जो है वो एग्जिस्ट करती हैं जिसकी मदद से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ अदर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को जो है वो लेती है। तो उसके अंदर भी वो लोग एनवायरनमेंट को भी जो है वो स्कैन करते हैं। लाइक डिफरेंट हमारे रिसर्च थिंक टैंक्स जो है वो रिसर्च लेके आते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो चल रहा है या ये प्रोडक्ट जो है वो नहीं चल रहा है। उसके बेसिस पे भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने डिसीजंस को लेते हैं। तो यही है हमारे कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनवायरमेंटल इंटेलिजेंस जो है वो हम यूज कर सकते हैं जिसके बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक थ्रेट की बजाय एक अपॉर्चुनिटी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकती है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस की सीढ़ी पे तेजी से जो है वो पहुंच सकती है। तो इसके अंदर वो इंटरनल रिपोर्ट्स को यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स को यूज कर सकते हैं, कुछ एक्सपर्ट ओपिनियंस ले सकते हैं कि कैसे हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट के साथ जो है वो डील करना है, या फिर कुछ मार्केट सर्विस के बेसिस पे भी वो जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कस्टमर जो है वो क्या मांग रहा है। और अदर देन दैट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसी वगैरह है, उसके बेसिस पे भी
उनको ये पता लगेगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर क्या होने वाला है और उसके बेसिस पे उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या-क्या चेंजेस जो है लाने हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज़ रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी। तो इन जो हमारी डिफरेंट थ्योरीज हैं इनको हम एज अ एग्जांपल, एज एन इंट्रो, एज अ सॉल्यूशन जो है वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो थ्योरीज के ऊपर अब नहीं आता है, पहले आता था। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट टाइप ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या, लेकिन based on the current AI development of the paper, I think कि ये थ्योरीज वापस आ सकती है और क्वेश्चन जो है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो हो सकता है इंस्टेड ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चन व्हिच आर बीइंग आस्क्ड इन द लास्ट 4 years। तो जो आने वाला पेपर है उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि क्या जो है वो पूछा जाएगा। तो इसी वजह से हमें थ्योरीज जो है वो अपने टिप्स पे रखनी होगी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन शायद अब ना, तो इसी वजह से हमें इन थ्योरीज को जो है पढ़ना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी की, तो ये पी फिफर एंड सैलनिक के द्वारा जो है दी गई है। इसके अंदर ये बताया गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने आप को इंसुलेट करना है, उसको बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, तो उसको अपनी रिसोर्स डिपेंडेंस को जो है वो कम करना होगा। यानी कि जो भी रिसोर्सेज उसको एक्वायर करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, उस रिसोर्सेज के ऊपर उसको अपना कंट्रोल जो है वो लेके आना होगा, ताकि वो अपने आप को इंसुलेट जो है वो कर सके बाहर के चेंजेस। और इसके लिए वो दो मेथड्स जो है वो यूज कर सकते हैं, एक हमारा बफरिंग हो सकता है और एक हमारा लोडिंग हो सकता है। बफरिंग के अंदर क्या होगा कि वो अपने स्टॉक को जो है वो मेंटेन करके रखेंगे, और जब वो स्टॉक को मेंटेन करके रखेंगे तो उन्हें दूसरों के ऊपर डिपेंड जो है वो नहीं होना पड़ेगा। जब भी कोई भी चेंजेस जो है वो आएंगे या फिर सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स जो है वो आएंगी, तो उस टाइम पे उनको दूसरों के ऊपर डिपेंड जो है वो नहीं होना होगा। दूसरा मेथड होता है दैट इज द लॉगिंग। लॉगिंग के अंदर वो क्या करते हैं कि जो भी एक्सटर्नल सप्लायर्स हैं उनके साथ अपना एक एग्रीमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म कर लेते हैं कि इसी प्राइस पे हमें आपसे ये प्रोडक्ट जो है वो चाहिए होगा। और अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो यानी कि एक प्राइस कंट्रोल स्ट्रैटेजी जो है वो उन्होंने अपना ली है। इन फ्यूचर कोई भी चेंज आएगा तो उनको वो प्रोडक्ट उसी प्राइस पे जो है वो दिया जाएगा। दैट इज कि उन्होंने अपनी रिसोर्स डिपेंडेंस को जो है वो कम कर दिया है और इंडिपेंडेंट जो है वो हो गए हैं अपने रिसोर्सेज के। तो ये हमारे इनके द्वारा जो है वो कहा गया है कि हम कैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने आप को इंसुलेट कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस फॉर द रिसोर्सेज ऑन द एक्सटर्नल सप्लायर। ठीक है, तो ये था हमारा रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी। अब नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी हमारी विलियमसन के द्वारा जो है वो दी गई। ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी के अंदर ये कहा गया है कि जो भी उनकी कॉस्ट प्रोडक्शन के अंदर लगने वाली है उसको हमें मिनिमाइज जो है वो करना है। और जैसे ही वो कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल चांसेस जो है वो और ज्यादा जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इसके अंदर भी दो मेथड्स जो है वो उनके द्वारा बताए गए हैं। उनके द्वारा ये बताया गया है कि सबसे पहले तो या तो हम इन हाउस प्रोडक्शन कर सकते हैं या फिर हम आउटसोर्सिंग जो है वो कर सकते हैं। इन हाउस प्रोडक्शन के अंदर अगर हम देखें तो अगर कॉस्ट जो है वो इन हाउस प्रोडक्शन के अंदर कम आएगी तो वो इन हाउस प्रोडक्शन को चूज करेंगे, और अगर आउटसोर्सिंग के अंदर कम आएगी तो वो आउटसोर्सिंग को जो है वो ऑफ करेंगे। इन हाउस प्रोडक्शन के अंदर अगर हम देखें तो इन हाउस प्रोडक्शन करेंटली कहाँ की जा रही है, लाइक अगर हम अमूल देखें तो उनके द्वारा इन हाउस प्रोडक्शन जो है वो मिल्क की जा रही है और उसके प्रोडक्ट्स की जा रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस कॉपरेटिव पर्टिकुलर कॉपरेटिव सेक्टर के थ्रू वो अपनी कॉस्ट को जो है मिनिमम रख सकते हैं। तो उन्होंने ट्रांजेक्शन कॉस्ट थ्योरी के अंदर इन हाउस प्रोडक्शन को फॉलो किया ताकि वो अपने आप को एक्सटर्नल चेंजेस की उससे अपने आप को इंसुलेट जो है वो कर सके। वहीं अगर हम आउटसोर्सिंग की बात करें तो लाइक फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट ने अपने डिलीवरी सिस्टम को आउटसोर्स कर रखा है। उन्होंने ई कार्ट लॉजिस्टिक्स को हायर किया है ताकि वो अपनी डिलीवरी को जो है वो बेहतर बना सके, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो खुद से अपनी डिलीवरी का सिस्टम लेके आएंगे तो उसकी वजह से उनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो उसी वजह से उन्होंने अपने सिस्टम को आउटसोर्स किया टुवर्ड्स ई। तो दिस इज हाउ ट्रांजेक्शन कॉस्ट थ्योरी जो है बताती है कि हम अपने इंटरनल डिसीजंस को कैसे इंसुलेट कर सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अब नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज द माइसिंग स्नो की टाइपोलॉजी। तो लाइक हमने डंपिंग का फ्रेमवर्क देखा था, अब हमारा माइसिंग स्नो का टाइपोलॉजी आता है
इनके द्वारा ये बोला गया है कि अगर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बेटर बनाना है तो हमें एक फॉर्मूला जो है वो यूज करना होगा, दैट इज स्ट्रैटेजी इन्वायरमेंट एंड स्ट्रक्चर। यानी कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो है वो यूज करनी होगी, ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो यूज करना होगा बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट, कि उसकी मदद से हम एक ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बेटर जो है वो कर सकते। तो इनके द्वारा 4 टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज जो है वो बताई गई है और उन स्ट्रैटेजीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर जो है वो रहने वाला है। तो सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी आती है, दैट इज द डिफेंडर स्ट्रैटेजी। डिफेंडर स्ट्रैटेजी के अंदर वो अपने जो भी ओल्ड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि जो भी उनकी एक्सपर्टीज है जिस भी प्रोडक्ट के अंदर वो उसको होने नहीं देते, यानी कि उसके ऊपर वो अपना एक डोमिनेंस जो है वो बना के रखते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिफेंड करते हैं बाहर के लोगों के प्रोडक्ट से। ठीक है, तो इसके अंदर एक फोकस रहता है कि कैसे हम अपने जो भी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को कम कर सके और अदर कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट की कॉस्ट से अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करें। तो यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल, एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी के ऊपर जो है फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर ये डिफेंडर टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी हम कब यूज कर सकते हैं, वो तभी यूज करेंगे जब इन्वायरमेंट जो है वो हमारा स्टेबल रहेगा, उसके अंदर इतने चेंजेस नहीं हो रहे हैं, उस प्रोडक्ट को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, उस प्रोडक्ट को अगर हम वैसे ही रखेंगे तो भी वही डिमांड जो है वो रहेगी। तो तभी हम वो डिफेंडर टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी जो है वो यूज कर सकते हैं जब हमारा इन्वायरमेंट जो है वो स्टेबल है। और इसी के साथ हमारा क्या स्ट्रक्चर जो है वो रहेगा, तो वहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर जो है वो मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो हम फॉलो करेंगे। तो ये एक पूरा एक सेट हो गया कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को हम कब यूज करेंगे, जब इन्वायरमेंट स्टेबल होगा। इन्वायरमेंट स्टेबल होगा तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो मैकेनिस्टिक यूज करेंगे। तो ये तीनों चीजें जो है वो साथ में सिंक में जो है वो चलेगी, इसको हम अलग अलग नहीं करेंगे। दूसरा आता है हमारा स्ट्रैटेजी, दैट इज पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव के अंदर वो न्यू अपॉर्चुनिटीज को जो है वो सीख करेंगे, वो ढूंढेंगे कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि प्रेजेंटली डिमांड किया जाएगा और हम उसको अगर प्रोवाइड करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक बहुत ही बेटर उस पर जो है वो चली जाएगी। तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो प्रोस्पेक्टिव स्ट्रैटेजी है। और ये कब यूज की जाएगी, जब डायनामिक इन्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा चेंजेस जो है वो देखे जाते हैं। प्रेजेंटली भी अगर हम देखें एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा चेंज हो रहा है, एआई की वीडियोस जो है वो काफी ज्यादा फोकस जो है वो की जाती है। दिस इज हाउ की स्ट्रैटेजी जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वो चेंज कर रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज को सीख कर रहे हैं। और इस टाइम पे स्ट्रक्चर भी जो है वो ऑर्गेनिक फॉलो किया जा रहा है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। तो ये तभी यूज होगा जब इन्वायरमेंट जो है वो हमारा काफी ज्यादा अनसर्टेन होगा। देन नेक्स्ट आता है दैट इज द एनालाइजर। एनालाइजर के अंदर क्या होता है कि हम फोकस करते हैं कि हम कैसे स्टेबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी को फोकस कर सके, यानी कि हम अपने होल्ड प्रोडक्ट को भी मेंटेन कर सके और जो नया प्रोडक्ट है जो कि प्रेजेंट डिमांड किया जाएगा उसको भी मेंटेन जो है वो कर सके। तो दैट इज द एनालाइजर। और ये कब फॉलो किया जाएगा, जब इन्वायरमेंट जो है वो हमारा मिक्स होगा, स्टेबल भी होगा, डायनामिक भी होगा, और यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा वो भी हाइब्रिड रहेगा, मैकेनिस्टिक भी रहेगा और ऑर्गेनिक भी रहेगा। एक आता है हमारा रिएक्टर। रिएक्टर के अंदर कोई क्लियर स्ट्रैटेजी जो है वो नहीं होती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि उनका नेक्स्ट स्टेप जो है क्या होने वाला है। और ये तब होता है कि जब एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है और उस टाइम पे वो लोग अपने स्ट्रक्चर को भी कुछ भी जो है वो प्लान नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल इनफेक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो रहता है। तो उस टाइम पे उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो रिएक्टिव स्ट्रैटेजी रहती है, जब हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज्यादा क्योटिक एंड अनप्रेडिक्टेबल जो है वो होता है। तो ये थी हमारी माइंड एंड स्मोकी टाइपोलॉजी, ये कभी भी पूछी जा सकती है, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। और नेक्स्ट है हमारी इन्वायरमेंटल कंटिजेंसी थ्योरी, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कि बॉर्नस्टाइन स्टॉकर के द्वारा इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई किया गया है कि इन्वायरमेंट जो है वो हमारा स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। और स्टेबल एंड अनस्टेबल के बेसिस को उन्होंने डिफाइन किया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा। क्या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो हमारा मैकेनिस्टिक रहेगा, वो तब रहेगा जब वो स्टेबल होगा इन्वायरमेंट। क्या वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हमारा ऑर्गेनिक रहेगा, वो कब रहेगा, जब हमारा एनवायरनमेंट जो है वो अनस्टेबल रहेगा। तो दीज वर ऑल द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के अंदर हम एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के अंदर हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो क्या है। वो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके अंदर पोटेंशियल है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सकता है, उनके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो उसकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है।
उसकी डिसीजेस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो वो है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने पढ़े ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के डिफरेंट टाइप्स, जिसके अंदर हमने देखा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, टास्क एनवायरनमेंट होता है या फिर जनरल एनवायरनमेंट होता है। उसके अलावा हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ फोर एनवायरनमेंट जो है वो डंकन के द्वारा प्रोवाइड किए गए कि रिएक्टिव हो सकता है, सिंपल हो सकता है, कॉम्पिटिटिव हो सकता है, टर्बुलेंट हो सकता है। तो ये अगर हम अपने आंसर के अंदर कोट करके आएंगे तो हमारा आंसर बहुत ज्यादा बेटर जो है वो दिखेगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट। अगर हम ये सब कोट करके आएंगे तो हमारा आंसर जो है वो। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी, आप वहां से इसको लिख सकते हैं। थैंक यू।